हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ द डाटा फ्रेम। हमने डाटा फ्रेम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है अभी तक। ये हमारी डाटा फ्रेम से रिलेटेड 7th वीडियो है। ऑलरेडी इसके 6 पार्ट्स जो हैं वो रिलीज हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। डाटा फ्रेम क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा फ्रेम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके एट्रीब्यूट की हेल्प से हम वो इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करते हैं। फिर उसके बाद डाटा फ्रेम के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, उन्हें मॉडिफाई करना, इंडिविजुअल रोज कॉलम को एक्सेस करना, और सबसे लास्ट जो हमने पढ़ा था वो थी आइट्रेशन। आइटर रोज और आइटर कॉलम्स की हेल्प से हम डाटा फ्रेम्स पे किस तरीके से आइट्रेशन यूज कर सकते हैं। और उसी आइट्रेशन को फॉलो करते हुए हमें एक प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था होमवर्क में ट्राई करने के लिए, कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो खुद से ट्राई करना था। प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि इस प्रोग्राम में क्या करना है, और आपको कहा था कि खुद से ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और फिर आज हम इसी पार्ट से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो उन पे लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ पढ़ते हुए अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें करना क्या है। जब भी हम कोई कोड लिखना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं, हमें आउटपुट क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। राइट अ प्रोग्राम टू आइट्रेट ओवर अ डाटा फ्रेम। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें डाटा फ्रेम पे आइट्रेशन करनी है। कंटेनिंग नेम एंड मार्क्स। उस डाटा फ्रेम में क्या है, 2 कॉलम है। एक कॉलम है नेम्स का और दूसरा कॉलम किसका है, मार्क्स का। देन कैलकुलेट ग्रेड एज पर द मार्क्स। उसके बाद क्या करना है, जो मार्क्स वाले कॉलम में वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे ग्रेड कैलकुलेट करना है एज पर द गाइडलाइंस बिलो। और वो ग्रेड कैलकुलेट कैसे करना है, जो ये गाइडलाइंस हमें दी हुई है कि अगर मार्क्स जो है वो 90 से ज्यादा है तो उस स्टूडेंट को हमें ए प्लस ग्रेड देना है। 70 से 90 के बीच में है तो स्टूडेंट को ग्रेड ए देना है। 60 से 17 के बीच में ग्रेड बी प्रोवाइड करना है। 50 से 60 के बीच में है तो ग्रेड सी प्रोवाइड करना है। 40 टू 50 के लिए ग्रेड डी, और जिनके भी मार्क्स 40 से लेस हैं उनके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है, ग्रेड एफ। ठीक है, तो यही गाइडलाइंस हमें यूज करनी है कि हमारे पास 100 में से मार्क्स हैं बेसिकली, और जितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे हमें ग्रेड एलोकेट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एड देम टू द ग्रेड कॉलम। उसके बाद हमें उस ग्रेड कॉलम में ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि जो हमने ग्रेड कैलकुलेट किए उसे हमें हमारे डाटा फ्रेम के ग्रेड कॉलम में ऐड करना है। तो यहाँ पे इतना पढ़ के हमें क्या समझ आया कि सबसे पहला काम इस कोड को लिखते हुए हमें क्या करना है, हमें एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। उस डाटा फ्रेम में हमारे पास 2 कॉलम होंगे, नेम और मार्क्स, जिसमें वैल्यूज है। उसके बाद हमें उसमें एक ग्रेड कॉलम ऐड कर देना है। फिलहाल उस ग्रेड कॉलम में हमें वैल्यूज ऐड नहीं करनी, क्योंकि वो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ आपकी चॉइस है, आप चाहो तो पहले ग्रेड कॉलम ऐड ही मत करो, पहले ग्रेड कैलकुलेट कर लो और लास्ट में कॉलम को ऐड करो। ये हमारी चॉइस होती है, हम जिस तरीके से कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, डाटा फ्रेम के ऊपर आइट्रेशन लगानी है। आइट्रेशन लगाते हुए हमें ये सोचना है कि हम आइटर रोज यूज करें या आइटर कॉलम यूज करें। ठीक है, चलिए साथ साथ प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं और उसके साथ साथ इसे डिस्कस करते चलेंगे। हम यूज कर रहे हैं एनाकोंडा से स्पाइडर। आप चाहें तो जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप पाइथन शेल यूज कर रहे हैं तो पहले आपको पीआईपी इंस्टॉलेशन की हेल्प से जो है वो पांडास और नमपाई लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ही हम इन लाइब्रेरीज को यूज करके सीरीज और डाटा फ्रेम के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इंपोर्ट pandas as pd and import numpy as np।
जिन स्टूडेंट्स को डाटा फ्रेम क्रिएट करना नहीं आता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें, वहां पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने डिटेल में डाटा फ्रेम क्रिएट करने के सेवरल मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं कि 2D डिक्शनरी की हेल्प से, एरे की हेल्प से, सीरीज की हेल्प से। तो आप वीडियो के फर्स्ट सेकंड पार्ट से वो सारी चीजें जो है क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। अब हमें डाटा फ्रेम में 2 कॉलम चाहिए, नेम और सीरीज। ठीक है, तो जब हमें नेम और सीरीज चाहिए तो हम नेम और सीरीज कैसे भी ले सकते हैं, या तो हम उनकी पहले लिस्ट बना लेते हैं या फिर सीरीज बना लेते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे। लिस्ट बनाना सबसे आसान होता है, तो हम क्या करते हैं, लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, अदरवाइज कोडिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट होने चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से कितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो हमने नेम वाली लिस्ट क्रिएट करनी स्टार्ट की। इसमें 5 स्टूडेंट्स के नाम हमें चाहिए। 3 स्टूडेंट हो गए हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं और एक स्टूडेंट और, मान लीजिए हमने ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये 5 स्टूडेंट्स हो गए हैं, राम, श्याम, सीता, रमन एंड निखिल। तो एक नेम्स की लिस्ट हमने रेडी कर ली। अब हम एक मार्क्स की लिस्ट और क्रिएट कर लेते हैं। मार्क्स की लिस्ट ऑब्वियसली इंटीजर या फ्लोट में होगी, तो हम ले लेते हैं इसे सिंपल इंटीजर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो हमने स्टोर कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। डाटा फ्रेम जो है वो हमेशा 2D डिक्शनरी की हेल्प से या फिर 2 डायमेंशनल एरे की हेल्प से जो है वो क्रिएट होता है, या फिर ऑलरेडी कोई क्रिएटेड डाटा फ्रेम है उसकी हेल्प से। हम डायरेक्टली लिस्ट या सीरीज से डाटा फ्रेम क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब हमें करना क्या होगा, डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं डिक्ट, तो करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। अब इस डिक्शनरी में हमें कीज क्या लेनी होंगी, हमें पता है कि जो हमारी डिक्शनरी की कीज होती हैं वो क्या बन जाती हैं, हमारे कॉलम्स की हेडिंग बन जाती हैं। तो यहाँ पे हम वही हेडिंग्स लिखेंगे एज अ की। तो हमें फर्स्ट हेडिंग क्या चाहिए, नेम्स, ये लिया, और इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, जो ये वाली लिस्ट हमने क्रिएट की है नेम्स की, ये हमें एज अ वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब हमें सेकंड एलिमेंट चाहिए। सेकंड एलिमेंट की हम क्या लेंगे, मार्क्स, क्योंकि हमारा सेकंड कॉलम की हेडिंग हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मार्क्स की वैल्यू क्या होगी, जो ये लिस्ट हमने क्रिएट की है इसे हमें एज अ मार्क्स की वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो ये हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया। पहले हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई, उनके मार्क्स की लिस्ट बनाई, और अब उनकी हेल्प से एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी हैं तो आई होप ये चीज आपको बहुत इजीली क्लियर हो रही होगी। अब हमें क्रिएट करना है डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्रिएट करने का सिंटेक्स लाइब्रेरी नेम डॉट डाटा फ्रेम मेथड, डाटा फ्रेम का डी कैपिटल एफ कैपिटल। अब ब्रैकेट में हमें ये 2D डिक्शनरी जो है यहाँ पे पास ऑन कर देनी है। 2D डिक्शनरी पास करने के साथ साथ हमें एक और चीज यहाँ पे क्या करनी है, हमें पता है कि जब भी हम डिक्शनरी पास करते हैं तो डिक्शनरी के एलिमेंट्स जो हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। तो अब जब हम ये डिक्शनरी प्रिंट करवाएंगे या ये डाटा फ्रेम प्रिंट करवाएंगे, हमें नहीं पता हमारा पहला कॉलम नेम्स आएगा या मार्क्स आएगा। ठीक है, तो अगर हमें इस बात की श्योरिटी चाहिए कि हमारा पहला कॉलम नेम्स आए और दूसरा कॉलम मार्क्स आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला हम एज अ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे। हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है कॉलम्स, और कॉलम्स की हम यहाँ पे वैल्यू क्या दे देंगे, जो हमारे एक्चुअल कॉलम है उनका ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे। हमारे एक्चुअल कॉलम क्या क्या थे, जो हमारी डिक्शनरी की कीज हैं, वो एक ये है नेम्स और एक ये है कॉलम्स। अब हमें इनमें से जो पहले चाहिए उसका नाम हम पहले लिख देंगे, और जो बाद में चाहिए उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, नेम्स कोमा मार्क्स, कि पहले नेम प्रिंट हो और उसके बाद हमारे मार्क्स प्रिंट हो। तो इससे हमारा डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो गया। अब आगे सॉल्व करने से पहले एक बार इस डाटा फ्रेम को क्या करते हैं, रन करवा के देख लेते हैं कि इतना पार्ट जो है उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है।
तो ये देखिए मैंने प्रोग्राम रन किया और ये हमारा आउटपुट आ गया। अब यहाँ हमारे कॉलम्स की हेडिंग क्या है, नेम और मार्क्स। रोज के लिए हमारे पास कोई हेडिंग नहीं थी, हमने कोई इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया, तो ये क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 आ रहा है। आप चाहें तो इसे भी चेंज जो है कर सकते हैं, आप एक्सप्लिसिटली इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ करके देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट की लिस्ट बनाते हैं तो स्टूडेंट की लिस्ट किस फॉर्मेट में होती है, 1 2 3 4 5 करके होती है, वो 0 से हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते। तो हम यहाँ एक और आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। हमारे पास 5 रो है तो पांचों के लिए हम प्रोवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए अब हमारी लिस्ट जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। जनरली जब हम हैंडमेड लिस्ट बनाते हैं तो भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, ऊपर कॉलम्स की हेडिंग लिखते हैं और यहाँ पे रो नंबर या सीरियल नंबर जो होता है हमारा वो 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। डाटा फ्रेम तो बना लिया, अब हमें इस डाटा फ्रेम पे आइट्रेशन करनी है। मार्क्स का जो कॉलम है उसे यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो पहले हम हमारे डाटा फ्रेम में ग्रेड कॉलम जो है वो ऐड कर लेते हैं, जो फिलहाल जिसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी, नैन वैल्यूज, क्योंकि एट प्रेजेंट हमें नहीं पता कि किस स्टूडेंट का जो है वो क्या ग्रेड है। तो हम कर लेते हैं डीएफ, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ग्रेड कॉलम। क्योंकि अभी तक ग्रेड एग्जिस्ट नहीं करता तो ये नया कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हम क्या दे देंगे, एनपी डॉट नैन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट हमें स्टूडेंट्स के ग्रेड नहीं पता, जब हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे तभी हम वो पता चलेंगे। अब हम इस डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा के देखेंगे तो हमारे डाटा फ्रेम में 3 कॉलम्स हैं और उन तीनों में से 2 कॉलम तो यही है, तीसरा एक ग्रेड और ऐड हो जाएगा और उसमें वैल्यूज क्या होंगी, नैन वैल्यूज। ये देखिए ठीक है। अब हमें इस ग्रेड वाले कॉलम की एंट्रीज को जो है वो कैलकुलेट करना है। डाटा फ्रेम की प्रिंटिंग हो गई, अब हमें कैलकुलेशन के लिए डाटा फ्रेम पे आइट्रेशन करनी है। अब यहाँ हमें ये सोचना है कि हम आइटर रोज यूज करें या आइटर कॉलम यूज करें। ठीक है, अब हमें डाटा किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या हमें रो वाइज चाहिए, मुझे इन दोनों रोज को, इस वाली रो में से इन दोनों एंट्रीज को एक्सेस करना है, फिर हम मुझे इस वाली रो में से दोनों एंट्रीज को एक्सेस करना है, क्या मुझे डाटा इस फॉर्मेट में चाहिए, नहीं, क्योंकि मेरे लिए नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे सिर्फ मार्क्स के बेस पे ग्रेड कैलकुलेट करना है। जब मैं यहाँ इस ग्रेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ नाम क्या है, मुझे सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा कि उसका ग्रेड कितना है, ग्रेड के बेसिस पे ही उसका, सॉरी उसके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स के बेसिस पे ही उसका ग्रेड जो है वो कैलकुलेट होगा। तो यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम की जरूरत है, नेम कॉलम की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जब हमें इस पर्टिकुलर कॉलम की जरूरत है, यानी कि हमें कॉलम वाइज आइट्रेशन जो है वो लगानी है। ठीक है, तो हम आइट्रेशन लगाते हैं। आइट्रेशन के लिए फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर, अब आइटर कॉलम्स हम लगाएंगे, वो 2 चीजें हमें रिटर्न करेगा, कॉलम इंडेक्स और कॉलम सीरीज। तो उसी को हम स्टोर कर लेते हैं, कॉलम इंडेक्स कॉमा कॉलम सीरीज। ठीक है, इन आइटर df डॉट आइटर आइटम्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, फॉर लूप के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कॉलम्स लगाए, ये हमारे फॉर लूप का सिंटैक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये आइटर आइटम्स मेथड क्या करेगा, 1 बाय 1 हमें सारे कॉलम्स रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन हमें सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, ये तो हमें नेम कॉलम भी रिटर्न करेगा, मार्क्स कॉलम भी रिटर्न करेगा और ग्रेड कॉलम भी रिटर्न करेगा, क्योंकि आइटर आइटम्स मेथड है वो कॉलम वाइज पूरे डाटा फ्रेम के कॉलम्स को रिटर्न करेगा। बट हमें अपना फंक्शन किस पे परफॉर्म करना है, मार्क्स वाले कॉलम पे, हमें नेम और ग्रेड से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ फॉर लूप में कंडीशन लगा देते हैं, इफ कॉलम सीरीज, सॉरी कॉलम इंडेक्स। ठीक है, यहाँ हमारे पास 3 कॉलम इंडेक्स है, नेम, मार्क्स और ग्रेड, लेकिन हमारा काम सिर्फ और सिर्फ किस पे है, मार्क्स वाले से रिलेटेड है। तो इसलिए हम चेक कर लेंगे इफ कॉलम इंडेक्स इक्वल इक्वल मार्क्स। ठीक है, अगर हमारे कॉलम का इंडेक्स जो है वो मार्क्स है, यहाँ कीवर्ड और वेरिएबल के बीच में स्पेस हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
अगर कॉलम इंडेक्स जो है वो मार्क्स के इक्वल है तभी हमें आगे की प्रोग्रामिंग करनी है। अगर वो नेम या ग्रेड है तो हमें उस पर कोई काम नहीं करना, उसे ना हमें प्रिंट करवाना है ना हमें एक्सेस करना है, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो सबसे पहले हमने इफ कंडीशन लगा ली, ठीक है। अब इफ कंडीशन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, ग्रेड स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास नेम और मार्क्स थे वैसे ही हम एक ग्रेड एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने एम्प्टी लिस्ट क्यों ली, ठीक है। हमने एम्प्टी लिस्ट इसलिए ली है क्योंकि ऑलरेडी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि लिस्ट जो है वो सबसे इजी स्ट्रक्चर होता है। लिस्ट में हम इजीली वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीली नई वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। जब हम 1 बाय 1 ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पहले राम का ग्रेड कैलकुलेट किया, 23 आया, तो 23 हमने कहीं स्टोर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद जब हमने शाम का ग्रेड कैलकुलेट किया 56 से, तो जहां हमने राम का ग्रेड स्टोर किया था उसी के बाद उसी सीरीज उसी सीक्वेंस में हमें क्या करना है, शाम का ग्रेड स्टोर करना है। तो हमें ऐसा डाटा स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा कि जिसमें हम इस तरीके से एलिमेंट्स ऐड कर पाए कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के लास्ट में हम एलिमेंट जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे बेटर स्ट्रक्चर क्या लगता है, लिस्ट, ठीक है। क्योंकि लिस्ट के केस में एक बार एक अभी हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई है, फिर हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे, उसके बाद इसी तरीके से इस लिस्ट में एलिमेंट जो है वो ऐड होते जाएंगे और फिर हम इस लिस्ट की हेल्प से अपने ग्रेड वाले कॉलम को अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि डाटा फ्रेम के कॉलम में तो डायरेक्टली हम एक एंट्री डाल नहीं सकते। प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके हो कि हम डाटा फ्रेम में या तो कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं या तो कोई रो ऐड कर सकते हैं। इंडिविजुअल एंट्रीज तो हम डाटा फ्रेम में ऐड नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे। हाँ, इसका एक तरीका और ये हो सकता है कि हमें ये पता है कि डाटा फ्रेम के इंडिविजुअल एलिमेंट को जो है वो मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और क्योंकि अभी हम बिगनर्स हैं, हमें कोडिंग में इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो, क्योंकि 11th क्लास में हमने इतने प्रैक्टिकल्स बेसिकली नहीं किए होते हैं स्टूडेंट्स ने, तो इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक से इतना इजी सिंटैक्स से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली डाटा फ्रेम की जो इंडिविजुअल एंट्रीज हैं वो भी चेंज करके दिखा दूंगी, इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली देन। अदरवाइज तो पहले इसी चीज को समझेंगे। तो हमने यहाँ एक लिस्ट प्रोवाइड कर ली, ग्रेड। अब हम इस लिस्ट में जो है ग्रेड कैलकुलेट करके ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब जब हमें ग्रेड ऐड करने हैं तो हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं। तो हम एलिमेंट्स एक्सेस करेंगे किसके, रो सीरीज के, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर वैल्यू, या फिर क्योंकि हम मार्क्स एक्सेस कर रहे हैं, हमारा कॉलम का नाम मार्क्स है, तो इसमें जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, मार्क्स होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी क्या ले लेते हैं, मार्क ले लेते हैं। फॉर मार्क इन कॉलम सीरीज, ठीक है। यहाँ हमने नाम कॉलम सीरीज लिया था। अब इसमें हमारी सीरीज स्टोर है, पहले नाम वाली, फिर मार्क वाली, फिर ग्रेड वाली, लेकिन हमने यहाँ इफ कंडीशन लगा दी है। तो इस पार्ट के अंदर वो सिर्फ कब आएगा, जब हमारे कॉलम की हेडिंग मार्क्स है, यानी कि इस वाली कॉलम सीरीज में एट प्रेजेंट क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर है। तो अब हमने इसे एक्सेस कर लिया है। अब 1 बाय 1 हमारे पास एक एक करके स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो आते जाएंगे। अब हमें उन स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पे क्या कैलकुलेट करने हैं, ग्रेड कैलकुलेट करने हैं। और ग्रेड के लिए हमें कौन सी कंडीशन यूज करनी है, ये वाली कंडीशंस जो हैं वो यूज करनी है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 90 से बड़े हैं तो ग्रेड ये वाला होना चाहिए, 90 से 70 के बीच है तो ग्रेड ये वाला होना चाहिए, इस तरीके से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम। अब जब हमें कंडीशन लगानी होती है तो हम कंडीशन किस तरीके से लगाते हैं, कंडीशन हम लगाते हैं इफ एल्स की हेल्प से। हमने 11th क्लास में इफ एल्स वाला पार्ट डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, हमारा शायद 6th चैप्टर था जहां पे हमने इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। तो जो स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, एक बार बुक से उसे रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ भी आपको पूरी कोशिश करूंगी डिटेल में समझाने की, कि आपको इसी प्रोग्राम से इफ एल्स का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशन लगाना। अब हमने यहाँ कंडीशन लगाई, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि हमारे जो मार्क्स हैं
वो किससे ग्रेटर है? 90 से। क्योंकि अगर हमारे मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ हमारा मार्क्स नहीं होगा, हमने इधर क्या लिया है, मार्क लिया है, तो हम यहाँ मार्क ही लिखेंगे। इफ अवर मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ग्रेड हमें क्या लेना है, A+ लेना है। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स 90 से बड़े हैं उस स्टूडेंट का ग्रेड क्या होना चाहिए, A+ होना चाहिए। अब हमें ये ग्रेड किस में स्टोर करवाना है, इस वाली लिस्ट में स्टोर करवाना है। और जब हमें किसी भी लिस्ट में मार्क्स जो है वो ऐड करने होते हैं, तो लिस्ट में मार्क्स ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड होता है अपेंड मेथड। ठीक है, तो हम उसी मेथड को यहाँ यूज करेंगे। तो हमने यूज किया ग्रेड डॉट अपेंड। ग्रेड क्या था, हमारी लिस्ट का नाम था, लिस्ट का नाम डॉट लगा के मेथड नेम हमने लिखा, और इस मेथड में हम क्या दे देंगे, हमें ग्रेड क्या देना है, A+ देना है, तो वही हमने ग्रेड यहाँ पे एलोकेट कर दिया। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 90 से ज्यादा नहीं है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि उसके मार्क्स जो हैं वो 70 से 90 के बीच में है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हमने कंडीशन लगाई एलिफ मार्क्स। अब हमें क्या चेक करना है कि मार्क्स जो हैं वो हमारे 90 से लेस हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, हमारा वेरिएबल का नाम इधर मार्क है, तो हमें हर जगह किसे चेक करना है, मार्क को चेक करना है। गलती से अगर आपने मार्क्स लिख लिया तो हमारे पास मार्क्स नाम से एक और वेरिएबल था, ये वाली लिस्ट जो थी, तो वो वहां पे उस लिस्ट को एक्सेस कर लेगा और हमारा पूरा प्रोग्राम जो है गलत हो जाएगा। तो वेरिएबल्स के नाम पे ध्यान दीजिएगा। अगर चाहे तो इसे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैं खुद टाइपिंग में बार बार मार्क्स लिख रही हूँ तो कंफ्यूजन उससे क्रिएट हो रही है। मान लीजिए हम इस वेरिएबल का नाम ले लेते हैं वैल। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 90 है। एंड, तो एंड के लिए हम क्या करेंगे, और या फिर हमें एंड लगाने की जरूरत भी नहीं है, हम सिंपली क्या चेक कर सकते हैं कि मार्क्स जो है वो क्या हो, हमारे ग्रेटर देन 70 हो। अब ये मैं आपको समझाना चाहूंगी एक बार कि मैंने यहाँ डायरेक्टली सिर्फ ग्रेटर देन 70 क्यों लिख दिया। ये हमारे इफ एलिफ का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ देखिए, हमारे पास कंडीशन क्या थी, अगर 90 से ज्यादा है तो ग्रेड क्या हो जाए, A+ हो जाए, और 70 से 90 के बीच में है तो ग्रेड A हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि जब 70 से 90 के बीच में है तब ग्रेड A होना चाहिए। तो हमें दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी कि मार्क्स 90 से लेस होने चाहिए और 70 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? अब क्योंकि ये वैल जो है हमने यहां से चेक करना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले जो वैल की वैल्यू थी वो इस वाली इफ कंडीशन में आई। वैल ग्रेटर देन 90 अगर होता तो ग्रेड हमारा A+ अपेंड हो जाता लिस्ट में, और वो सीधा इस इफ एल्स से क्या आ जाता, बाहर आ जाता। अगर वैल की वैल्यू 90 या 90 से बड़ी नहीं है तभी वो हमारे इस वैल पे, इस वाले एलिफ वाली कंडीशन में आया। तो यानी कि जब हम ये एलिफ कंडीशन चेक कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि वो 90 से छोटा है, क्योंकि 90 से बड़ा या इक्वल होता तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती और वो सीधा इफ से बाहर निकल जाता, वो इस एलिफ पे हमारे पास आता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें 90 से लेस वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो अब अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 90 से 17 के बीच में है तो हमें क्या करना है, अपेंड करना है A ग्रेड। तो हमने कर दिया ग्रेड डॉट अपेंड, और उसे ग्रेड क्या एलोकेट किया, हमने A ग्रेड एलोकेट किया। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। अब अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 70 से भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, यानी कि अगर हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई कि ना तो 90 से ज्यादा है और ये कंडीशन भी फेल हो गई कि ना 70 से ज्यादा है, यहाँ भी हम 70 ग्रेटर देन इक्वल कर लेते हैं, ये कंडीशन भी फेल हो गई, तो यानी कि उस स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 70 से तो कम है ही है। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर 60 से 70 के बीच में, यानी कि अगर उसके 60 से ग्रेटर देन इक्वल टू है तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम लगाते हैं। फिर से हमने एलिफ कंडीशन लगाई, एलिफ वैल ग्रेटर देन इक्वल टू 60।
ठीक है, क्योंकि वो ना 90 से ज्यादा थे ना 70 से ज्यादा थे, तो हमने चेक किया कि क्या 60 से ज्यादा है, और अगर 60 से ज्यादा है तो हमें ग्रेड क्या अपेंड करना है, ग्रेड डॉट अपेंड, और उसे कौन सा ग्रेड दे देना है, बी ग्रेड हमें उसे प्रोवाइड कर देना है। बट मान लीजिए उस स्टूडेंट के मार्क्स 60 के इक्वल या 60 से ज्यादा भी नहीं है, उससे भी कम है, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास थी कि अगर 50 से 60 के बीच में है तो ग्रेड सी हो जाए। तो अब हम फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, एलिफ वेल ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इस बार हमें ग्रेड क्या एलोकेट करना है, ग्रेड डॉट अपेंड, और ग्रेड हम क्या देंगे, सी ग्रेड हम उसे दे देंगे। बट मान लीजिए उस स्टूडेंट के मार्क्स 50 से भी कम है, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर 40 से 50 के बीच में है तो डी दे दो, और अगर किसी के 40 से भी कम है तो उसे क्या मिल जाए, एफ ग्रेड मिल जाए। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन चेक करेंगे कि 40 के से 50 के बीच में है या नहीं है। देन वेल ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और इस बार हम क्या ग्रेड एलोकेट कर देंगे, ग्रेड डॉट अपेंड, और इस बार हमें ग्रेड क्या प्रोवाइड करना है, डी ग्रेड हमें उसे प्रोवाइड करना है। तो ये हमने ग्रेड एलोकेट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए ना उसके 90 से बड़े हैं, ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। फिर हमने इसे चेक किया कि उसके 70 से ज्यादा है या नहीं, बट उसकी ये कंडीशन भी फेल हो गई। फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक की कि उसके 60 से ज्यादा है या नहीं, यहाँ भी वो फेल हो गया कि उसके 60 से भी ज्यादा नहीं है। तो हमने चेक किया कि क्या उसके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं, तो उसने ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं की। फिर हमने चेक किया कि क्या उसके मार्क्स 40 से ज्यादा हैं, बट वो इस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर पाया, उसके मार्क्स 40 से भी ज्यादा नहीं थे। तो जिसके भी मार्क्स 40 से कम है उन सभी स्टूडेंट को ग्रेड हमें क्या एलोकेट कर देना है, एफ एलोकेट कर देना है। तो अब कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज्यादा थे उनके लिए तो हमें रेंज चेक करनी पड़ी, अलग अलग ग्रेड देने पड़े, बट जिस किसी के भी 40 से कम है तो उसे हमें सीधा एफ ग्रेड दे देना है। तो यहाँ हमें कंडीशन लगाने की बजाय क्या यूज करेंगे, एल्स कीवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा लास्ट पार्ट है। ये वाला ग्रेड तो सबको देना ही है, चाहे उसके 0 मार्क्स ही क्यों ना हो। तो अगेन हम यहाँ पे क्या अपेंड कर देंगे, एफ ग्रेड जो है वो अपेंड कर देंगे कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 40 के बीच में है उन सबको क्या मिल जाए, एफ मिल जाए। इफ एल्स वाली लैडर आई होप सबको समझ आ गई होगी। हम जब भी इफ एलिफ यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारी इफ कंडीशन चेक होती है, और अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो वो सीधा इस पूरी लैडर से, ये जो इतने वाला पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक, वो इस पूरे पार्ट से बाहर आ जाता है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो नेक्स्ट एलिफ पे आएगा। ठीक है, मैं एक बार हमारी सीक्वेंस से आपको ड्राई रन करके बताती हूँ। जैसे हमारे फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो क्या है, 23। तो यहाँ पे जब हमारा मार्क्स, हमारा कॉलन इंडेक्स मार्क्स आया, तो वेल में जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 23। तो हम चेक करेंगे क्या 23 जो है 90 से ग्रेटर है, नहीं। फिर हमने नेक्स्ट चेक किया क्या 23 70 से ग्रेटर है, नहीं। क्या 23 60 से ग्रेटर है, नहीं। 23 50 से ग्रेटर है, अगेन नो। 23 इज ग्रेटर देन 40, नो। तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं बचा, हमने उसे कौन सा ग्रेड दे दिया, एफ ग्रेड दे दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स क्या है हमारे, 56। तो अगली बार वेल की वैल्यू क्या हो गई, 56 हो गई। तो जब वेल की वैल्यू 56 हुई, नाउ 56 इज ग्रेटर देन 90, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एलिफ में आया। 56 इज ग्रेटर देन 70, नो, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। 56 इज ग्रेटर देन 60, अगेन नो, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो फिर यहाँ पे जब आए 56 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो ग्रेड उसे क्या मिल गया, सी मिल गया, और हम सीधा इस लूप से बाहर आ गए, यानी कि यहाँ लास्ट जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे हम वहां पे आ गए। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा से जब आइट्रेशन शुरू होगी तो नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, 78। 78 इज ग्रेटर देन 90, नो। 78 इज ग्रेटर देन 70, यस, यानी कि ये कंडीशन जो है वो हमारी फुलफिल हो रही है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है उस स्टूडेंट को ग्रेड ए मिल गया, और हम सीधा इस लैडर से बाहर आ गए, यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है 99। तो वेल की वैल्यू जब 99 हुई तो 99 इज ग्रेटर देन 90, यस, हमारी फर्स्ट कंडीशन ही जो है वो ट्रू हो गई, और उस स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड मिल गया, ए प्लस ग्रेड मिल गया।
और जब फर्स्ट कंडीशन ही जो है वो ट्रू हो गई तो बाकी का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि उस स्टूडेंट को ग्रेड जो है मिल चुका है। नेक्स्ट जब स्टूडेंट के 53 हुए तो जैसे सेकंड वाले के केस में हुआ था 53 ग्रेटर देन 90 नो, 53 ग्रेटर देन 70 नो, 53 ग्रेटर देन 60 नो, अगेन 53 ग्रेटर देन 50 यस, ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसे ग्रेड सी मिला। और फिर ये वाले दोनों पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुए, सीधा हम यहाँ पर आ गए। तो ये होता है हमारा इफ एलिफ का यूज। ठीक है, तो इस वाले फॉर लूप की हेल्प से, ये वाला जो हमारा फॉर लूप था, इससे हमने क्या किया, सभी मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड अपेंड कर लिया। इससे हमारा पूरा मार्क्स कॉलम एक्सेस हुआ, तो हर मार्क्स के लिए हमने इस इफ एलिफ से ग्रेड कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा ग्रेड जो है कैलकुलेट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने बिगनिंग में आ जाएंगे, जो हमारी बिल्कुल बिगनिंग थी, क्योंकि हमने इस फॉर लूप को भी क्यों लगाया था, हमें मार्क्स वाले कॉलम को एक्सेस करना था। और हमें इस फॉर लूप को क्यों लगाया था, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज एक्सेस करनी थी। तो हमारे दोनों फॉर लूप्स का काम हो गया है, इन फॉर लूप्स में हमें और कुछ नहीं करना, तो हम दोनों फॉर लूप से क्या आ गए, बाहर आ गए। ये देखिए जब हमारा कर्सर यहाँ पे है, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है यानी कि एट प्रेजेंट मैं इस एल्स के अंदर हूं, मैंने एक बार बैक की प्रेस की, अब मैं किस लेवल पे आ गई, इस इफ एलिफ वाले लेवल पे आ गई, यानी कि इफ एलिफ की हमें कोई कंडीशन और लगानी है तो उसके लिए एक स्टेप और अगर हमने आगे किया। ये सारा पार्ट फॉर लूप के अंदर था, बट जब हम यहाँ पे आ गए यानी कि हम इस फॉर लूप के लेवल पे आ गए, अब हम इस वाले फॉर लूप से बाहर आ गए हैं, बट इस वाले फॉर लूप के कहाँ है, अंदर है। ठीक है, तो हमें अब जब इससे एक स्टेप और बैकवर्ड हमने किया तो हम किस लेवल पे आ गए, इस इफ वाले लेवल पे आ गए कि हमारे चेक किया था कॉलम नेम जो है वो मार्क्स है या नहीं है। बट हमें कहाँ जाना है, हमें बिल्कुल आउटर लेवल पे जाना है, क्योंकि हमने ग्रेड जो है कैलकुलेट कर लिए। हमें इस फॉर लूप की इस आइट्रेशन की सिर्फ इतनी ही जरूरत थी, तो हमारे आइट्रेशन का काम जो है वो खत्म हो गया है, तो हम पूरे के पूरे फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि हमारा जो कॉलम था ग्रेड, उसे हमें ये लिस्ट एलोकेट करनी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डीएफ और इसके साथ कॉलम हमें क्या लेना है, ग्रेड कॉलम। ये हमने स्पेलिंग गलत लिख दी, एफ नहीं जी। ठीक है, अब ग्रेड कॉलम की एक्चुअल वैल्यूज किस में स्टोर है, लिस्ट में स्टोर है। कौन सी लिस्ट में, ग्रेड वाली लिस्ट में। ठीक है, आपको अगर याद हो हमने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था कि हम जब भी कॉलम एलोकेट करते हैं नया कॉलम, तो या तो हम यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू देते हैं। सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है कि उस पूरे के पूरे कॉलम को ये वैल्यू जो है वो एलोकेट हो जाएगी। जैसे कि हमने इस केस में किया था, हमने एक नैन वैल्यू दी थी और पूरे कॉलम में क्या स्टोर हो गया था, नैन स्टोर हो गया था। बट अगर हम यहाँ एक सिंगल वैल्यू ना देके मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमारी जो लिस्ट ये है, जो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसमें हमारी इतनी ही एंट्रीज होनी चाहिए जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। जैसे कि यहाँ 5 रोज हैं, तो इस लिस्ट में 5 ही एंट्रीज होनी चाहिए, अदरवाइज ये हमें एरर प्रोवाइड करेगा। बट हमने तो क्योंकि मार्क्स वाले कॉलम की हेल्प से कैलकुलेट किया है, मार्क्स वाले कॉलम में 5 एंट्रीज थी, तो हमारे ग्रेड वाले में भी कितनी एंट्रीज है, 5 एंट्रीज है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली इस लिस्ट को जो है वो एलोकेट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा के देखना है। तो प्रिंट दे देते हैं एक कमांड, पहले हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा देते हैं, न्यू डाटा फ्रेम। न्यू डाटा फ्रेम आफ्टर कैलकुलेटिंग ग्रेड्स। ठीक है, अब इसके बाद हम डाटा फ्रेम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट डीएफ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला एक्चुअल डाटा फ्रेम था और न्यू डाटा फ्रेम आफ्टर कैलकुलेटिंग ग्रेड जो है वो हमने जब डिस्प्ले करवाया तो हमारा ये आया, और ग्रेड की जो हमने कंडीशन दी थी उसी के अकॉर्डिंग हमारे ग्रेड्स जो हैं वो एलोकेट हुए हैं। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। साथ ही साथ जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने वहां आपको बताया था कि ये हमारी चॉइस होती है कि हम ग्रेड कॉलम को बिगिनिंग में ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से इस ग्रेड कॉलम की एडिशन को हटा देती हूँ,
ठीक है, इस केस में हमारे पास होगा क्या, एट प्रेजेंट एक डाटा फ्रेम है जिसमें सिर्फ 2 कॉलम है, उन 2 कॉलम्स को यूज करके हमने ग्रेड की एक लिस्ट कैलकुलेट की और डायरेक्टली यहां से हमने ग्रेड कॉलम ऐड किया। तो इसमें भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम जो कॉलम ऐड कर रहे हैं डाटा फ्रेम में वो तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड कर रहे हैं। ऊपर जब हमने ऐड किया था विद द हेल्प ऑफ नैन तो वहां उसका कोई एज सच यूज नहीं था। तो जब हम इसे अगर रन करके देखेंगे तो भी हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। फर्क सिर्फ क्या होगा, ये एक्चुअल डाटा फ्रेम में जो यहाँ नैन वाला कॉलम था ये अब हमें नहीं मिलेगा। तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और ये देखिए ये हमारा जो एक्चुअल डाटा फ्रेम है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे नेम और मार्क्स वाला कॉलम है और उसके बाद जो नया डाटा फ्रेम है उसमें ग्रेड कॉलम भी ऐड हो गया। तो ये हमारी चॉइस है कि हम ग्रेड कॉलम बिगनिंग में ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले 2 लिस्ट क्रिएट की, नेम और मार्क्स की, उसके बाद हमने 2D डिक्शनरी क्रिएट की, फिर हमने डाटा फ्रेम क्रिएट किया। डाटा फ्रेम के कॉलम को हमने एक्सेस किया और अगर कॉलम जो है वो मार्क्स वाला कॉलम है तो हमने एक एम्प्टी लिस्ट ग्रेड ले ली और उस कॉलम सीरीज के वेरिएबल्स को हमने एक एक करके एक्सेस किया, यानी कि 1 बाय 1 हमने मार्क्स की वैल्यू को पिक किया और उसके बाद हमने क्या किया, उस मार्क्स के बेसिस पे हमने ग्रेड कैलकुलेट करके अपनी लिस्ट में अपेंड कर दिया। और जब हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए ग्रेड कैलकुलेट कर लिए, यानी कि हमारे फॉर लूप की सारी आइट्रेशंस जब खत्म हो गई तो हमने अपने डाटा फ्रेम में ग्रेड कॉलम को ऐड कर दिया। तो आई होप ये प्रोग्राम सबको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं बुक पे। बुक में भी आपको अब इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो एक बार बुक में देख लेते हैं कि बुक में क्या कुछ चीज अलग की गई है। सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, ठीक है, दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई। फिर हमने यहाँ लिस्ट ली थी, उन्होंने सीरीज की हेल्प से किया है। उन्होंने 2 सीरीज क्रिएट कर ली, एक नेम की सीरीज क्रिएट की और दूसरी मार्क्स की सीरीज जो है क्रिएट की, जहां हमने क्या किया था, हमने लिस्ट क्रिएट की थी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमने 2 लिस्ट क्रिएट की थी, क्योंकि लिस्ट जो है वो सबसे इजी होता है। लिस्ट की जगह आप सीरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि हमें यहाँ पे एक मेथड का नाम जो है वो ऐड करना पड़ा। अब उसके बाद एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, हमने डिक्शनरी का नाम डिक्ट रखा था, इन्होंने स्टूडेंट रखा है। जैसे हमने क्रिएट की थी सेम उसी तरीके से यहाँ 2D डिक्शनरी क्रिएट की है। 2D डिक्शनरी की वैल्यूज जो ये नेम और मार्क्स है, ये सीरीज भी हो सकती हैं, लिस्ट भी हो सकती हैं, एरे भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब 2D डिक्शनरी क्रिएट हो गई तो उसके बाद हमने क्या किया, डाटा फ्रेम क्रिएट किया, pd.dataFrame डिक्शनरी यहाँ पे पास की और डिक्शनरी के साथ साथ हमने कॉलम नेम्स जो है प्रोवाइड किए। कॉलम नेम्स प्रोवाइड करने का बेसिक पर्पस सिर्फ क्या होता है कि हमारा जो है नेम और कॉलम उसी सेम ऑर्डर में आए। ऐसा ना हो कि पहले मार्क्स वाला कॉलम आ जाए, तो हमें पहले नेम का ही कॉलम चाहिए फिर मार्क्स का कॉलम चाहिए। उसके बाद हमने एक ग्रेड कॉलम ऐड किया, एंट्री डॉट नैन उसमें एलोकेट कर दिया, यानी कि उस कॉलम की सारी वैल्यूज क्या हो गई, हमारी नैन हो गई। तो आप देख ही चुके हैं कि इस स्टेटमेंट को हम यहाँ लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद इनिशियल डाटा फ्रेम जो है वो प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद क्या किया है, आइट्रेशन की है। सेम वही मेथड फॉर कॉलम कॉमा कॉलम सीरीज इन df1.iter आइटम्स। आपको पता है कि ये जो वेरिएबल नेम होते हैं ये कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने कॉलम इंडेक्स कॉलम सीरीज ली थी, इन्होंने कॉलम कॉलम सीरीज ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे इनका मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ इन्होंने क्या मेथड यूज किया, बट हमने इससे भी सिंपलेस्ट वे जो है वो यूज किया है। इन्होंने क्या किया, पहले कॉलम सीरीज की लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है, कि कॉलम सीरीज की लेंथ कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बेसिकली कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं उतने ही मार्क्स हैं। तो किसी भी सीरीज की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगी, जैसे कि यहाँ पे कितनी आ गई, 4 आ गई, तो लेंथ में हमारे पास 4 जो है स्टोर हो गया। उसके बाद हमने चेक किया कि जो इंडेक्स था हमारा क्या वो मार्क्स के इक्वल है, क्योंकि हमें तो वही मार्क्स वाला ही कॉलम चाहिए, हमें और किसी कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो हमने कंडीशन लगा ली। अब अगर हमारा कॉलम मार्क्स के इक्वल है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आगे का पार्ट स्टार्ट हो जाए। हमने ग्रेड नाम से एक एम्प्टी लिस्ट ली थी, इन्होंने किस नाम से ले ली, लिस्ट मार्क के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, हमने तो सिंपली क्या कर दिया था, हमने सीरीज से ही 1 बाय 1 मार्क्स पिक कर लिए थे। ये देखिए यहाँ पे फॉर वेल इन
कॉलम सीरीज, यानी कि जो हमारे मार्क्स वाला कॉलम था उससे हमने 1 बाय 1 मार्क्स को पिक कर लिया था। हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि सीरीज के एलिमेंट्स को हम 1 बाय 1 इस तरीके से पिक कर सकते हैं। हमने कल वाली जो क्लास थी, यानी कि हमारी जो वीडियो का पार्ट 6 था, उसी में ही हमने ये मेथड पढ़ा है अभी अभी। बट इन्होंने उसे यूज नहीं किया, इन्होंने सिंपली क्या किया, फॉर रो इन रेंज लेंथ, अभी ऊपर हमने लेंथ कैलकुलेट की थी, लेंथ क्या थी, हमारे कॉलम की लेंथ थी, तो उसी लेंथ की इन्होंने रेंज जो है वो यूज कर ली। अब हमने तो हमारे डाटा फ्रेम में इंडेक्स 1 2 3 4 दिए थे, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि डाटा फ्रेम में इंडेक्स यूज नहीं किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट रो इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 2 और 3, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट्स के इंडेक्स 0 1 2 और 3 जो है वो हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे क्या होगा, जब यहां से ये रेंज लेंथ ली तो रेंज 4 आ गया इधर, जब रेंज 4 होगा तो वो क्या लिस्ट जनरेट करेगा, 0 1 2 3, ये 4 एलिमेंट्स अपनी लिस्ट में जनरेट करेगा। तो रो की वैल्यू 1 बाय 1 क्या हो जाएगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। उसके बाद हमने मार्क्स ऑब्टेन किए कॉलम सीरीज रो, यानी कि जो कॉलम सीरीज थी उसके रो इंडेक्स पे मार्क्स जो है वो क्या थे, यानी कि कॉलम सीरीज ऑफ 0। अब कॉलम सीरीज हमारे मार्क्स वाली सीरीज है, उस वाली सीरीज के 0th इंडेक्स पे क्या है वो मार्क्स में आ जाए। तो बेसिकली ये 2 स्टेप यहाँ एक्स्ट्रा किए गए हैं, 2 लाइनें ये वाली और एक जो ऊपर लेंथ कैलकुलेट की थी वो। तो इन 3 स्टेप को कंबाइन करके हमने डायरेक्टली एक ही स्टेप लिख दिया था, डेट फॉर वेल इन कॉलम सीरीज। ठीक है, तो हमने इन 3 स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दिया था। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले लेंथ कैलकुलेट की, फिर रेंज मेथड लगा के इंडेक्स लिया और फिर हमने उसकी वैल्यू को मार्क्स में स्टोर कर पाया। अब इसके बाद मार्क्स पे सेम उसी तरीके से कंडीशन लगाई गई है जैसे हमने किया था। अगर ग्रेटर देन 90 है तो जो हमारी लिस्ट जी हमने लिया ग्रेड वाली, हमने यहाँ लिस्ट मार्क्स के नाम से ली थी, उसमें ए प्लस अपेंड हो जाए, 70 से ज्यादा है तो ए अपेंड हो जाए, 60 से ज्यादा है तो बी अपेंड हो जाए, अगर मार्क्स 50 से ज्यादा है तो सी, 40 से ज्यादा है तो डी, और अगर किसी के 40 से भी कम है उस केस में क्या हो जाए, एफ ग्रेड जो है वो सबको मिल जाएगा। फॉर लूप्स का काम खत्म हो गया है, आइट्रेशन हमारी फिनिश हो गई है, तो हम सीधा दोनों फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और उस ग्रेड जो हमारा डाटा फ्रेम का ग्रेड कॉलम था उसमें हम ये हमारी ग्रेड वाली जो लिस्ट है, लिस्ट मार्क्स के नाम से वो एलोकेट कर देंगे और उसके बाद न्यू डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा देंगे। तो बेसिकली हमने जिस मेथड से प्रोग्राम लिखा और बुक में जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ कुछ स्टेप्स का ही जो है वो डिफरेंस था। ये यहाँ पे आपको आउटपुट शो किया गया है उसका, कि जो हमारी इनिशियल वैल्यूज हैं डाटा फ्रेम की वो 3 कॉलम थे, नेम, मार्क्स और ग्रेड। ग्रेड में सबकी वैल्यू नैन थी और इंडेक्सेस जो थे वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 और 3 थे, क्योंकि हमने यहाँ कोई इंडेक्स एलोकेट नहीं किए थे। लेकिन हमारे प्रोग्राम में हमने इंडेक्स एलोकेट किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इंडेक्स वाला आर्गुमेंट दिया था, तो इसलिए हमारे यहाँ इंडेक्स 0 से स्टार्ट ना होके कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है। उसके बाद जब ग्रेड्स कैलकुलेट कर दिए तो ग्रेड कैलकुलेट करने के बाद ये वाला कॉलम जो है वो हमारा चेंज होके यहाँ डिस्प्ले हो गया, और इसी के साथ साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ क्या है ये चीज। इन द अबव प्रोग्राम सिंस ग्रेड कॉलम इज बेस्ड ऑन जस्ट 1 कॉलम, क्योंकि ग्रेड जो है वो सिर्फ मार्क्स वाले कॉलम पे ही डिपेंड करता है, द मार्क्स कॉलम, वी आइट्रेट कॉलम वाइज यूजिंग आइटर आइटम्स, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स वाला कॉलम चाहिए था, इसलिए हमने आइटर आइटम्स मेथड यूज किया ताकि हमें कॉलम वाइज डाटा मिले और हम डायरेक्टली मार्क्स कॉलम को यूज कर लें। बट अगर हमें रो की एंट्रीज भी चाहिए होती तो हम आइटर रोज यूज करते and calculated grade based on value of single column. However, there will be situation where you need to process data coming from multiple columns. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है, तो उस केस में हमें क्या होगा, क्योंकि अगर हमने आइटर आइटम्स लगा दिया तो एक बार में हमें एक ही कॉलम मिला, मल्टीपल कॉलम हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें स्टूडेंट के नाम और उसके हर सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हुए हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल करना पड़ेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट वाले 3 से 4 कॉलम है उन सब की हमें एडिशन करनी पड़ेगी और फिर हमें उसका ग्रेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जहां हमें मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हैं वहां हमें आइटर रोज यूज करना पड़ेगा। तो then we need to use multiple columns. For such cases we can iterate row wise and process data from
मल्टीपल कॉलम्स ऑफ दैट रो की, जिस भी रो की आइट्रेशन हुई है उसके मल्टीपल कॉलम से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी बुक की सॉल्व प्रॉब्लम जो 10 है वो इसी पे बेस्ड है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज बाइनरी ऑपरेशंस इन डाटा फ्रेम। बट ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई विश कि आप एक बार इस प्रोग्राम को डिटेल में समझ लें और इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं आप उन्हें पूछ लें। कमेंट करके आप अपने डाउट्स जो हैं वो क्लैरिफाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 11.9 यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस इन डाटा फ्रेम वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। पहले आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए। कहीं भी किसी भी सिंटैक्स में कोई भी एरर आ रहा है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक कोड को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप बुक वाला कोड या जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया आप उसी कोड को यूज करें। आप अपना खुद का कोई कोड जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोड के नए नए सिंटैक्सेस जो हैं वो ट्राई कीजिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। तब तक के लिए बाय।